हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज टेस्ट नंबर 3 खत्म हुआ। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इस टेस्ट को अच्छे से दिया होगा और आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर टेस्ट नंबर 3 का वीडियो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आशा करते हैं अगर इस टेस्ट में किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो सारे प्रॉब्लम इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आप रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखें, आपके टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन देखें। ऑलरेडी बच्चों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए ताकि कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे से समझा सके। ओके, तो चलिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपका है तो देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे जूम करूं तो यहाँ के अंदर कह रहा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, वेक्टर सी इक्वल टू दिस मच। ये तीन वेक्टर दिए हैं, ए बी सी। हमसे कहा गया वेक्टर डी ऐसा हो, चार वेक्टर दिए गए हैं टोटल। फाइंड अल्फा बीटा गामा सच दैट डी वेक्टर डी इक्वल टू अल्फा इंटू वेक्टर ए प्लस बीटा इंटू वेक्टर बी प्लस गामा इंटू वेक्टर सी। तो ये जो दिया गया है फॉर्मेट, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा देखो, सवाल के अंदर दिया है, आप लोग देखते चले समझते चले। वेक्टर डी इक्वल टू अल्फा ए, अल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस गामा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। जो भी वेक्टर ए के लिए दिया है एक्सप्रेशन पूरा उठाकर रख दिया। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बेटा वेक्टर ए की वैल्यू हमने रख दिया। वेक्टर बी के जगह पर जो भी है हमने रख दिया। वेक्टर सी के जगह पर जो भी दिया है मैंने रख दिया। ठीक है, आफ्टर दैट जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 2 अल्फा आई कैप, यहाँ से आ जाएगा बीटा इंटू आई कैप, यहाँ से आ जाएगा -2 गामा इंटू आई कैप। तो आई कैप को कॉमन करने पर क्या बन रहा है, 2 अल्फा प्लस बीटा -2 गामा, यहाँ से 2 आई कैप अल्फा, यहाँ के अंदर बच्चों बीटा आई कैप, यहाँ -2 गामा आई कैप। इसमें से आई को कॉमन करने पर ऐसा कुछ आया। इसी तरह से ये पूरा सॉल्व करने पर बच्चों हमारे पास समथिंग जे कैप यहाँ पर आया, माइनस अल्फा जे कैप। यहाँ से देखें हमारे पास आ गया प्लस 3 बीटा जे कैप। यहाँ से आ गया बच्चों गामा टाइम्स ऑफ जे कैप। यहाँ जे कैप को कॉमन करने के बाद ये एक्सप्रेशन बना। यहाँ से बच्चों इसी तरह से अल्फा टाइम्स ऑफ के कैप प्लस माइनस बीटा टाइम्स ऑफ के कैप एंड -3 गामा टाइम्स ऑफ के कैप हुआ। जब मैंने के कैप को कॉमन किया तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया, ये निकालने पर आया। और वेक्टर डी को वैसे सवाल ने दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये तो सॉल्व करने पर हमारा ये वेक्टर डी आया। और बच्चों यहाँ के अंदर वेक्टर डी का गिवन वैल्यू ये है, तो कंपेयर अगर यहाँ से करें दिस मच 2 अल्फा प्लस बीटा -2 गामा, दिस मच विल बी इक्वल टू 3 माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, दिस मच विल बी इक्वल टू 2। इसी तरह से बच्चों ये वाला ब्रैकेट हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, 5। ये तीन इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करने हैं। आपके पास तो ये तरीका है, कोई एक इक्वेशन ले लो, चारों ऑप्शन से मैच कराओ कि किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अगर एक ही में सेटिस्फाई हो गया तो आपका काम बन जाएगा। अदरवाइज पूरा सोल्यूशन अगर करना है तो आपके सामने मैंने किया है। बेटा देखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैंने ऐड किया है। 2 और 3 को ऐड किया तो क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ बीटा आ जाएगा। कहाँ गया बेटा, यहाँ के अंदर हमने 2 और 3 को ऐड किया है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ के अंदर बच्चों बीटा आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे -2 टाइम्स ऑफ गामा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 7। ऐसा कुछ बना। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना बीटा माइनस गामा इक्वल टू 7/2। आप चाहो इससे भी ऑप्शन को मैच करा सकते हो, जिसमें अगर किसी एक में मैच हो रहा है तो वही करेक्ट हो जाएगा। या अब बेटा इसी तरह से मैं 1 और 2 को अगर ऐड करूं तो मैं देख रहा हूं यहाँ के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर बच्चों 1 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो अल्फा का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ करने पर बच्चों ऐसा हमें मिला। जब इसको मैंने किया इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 2 प्लस आप करेगा इक्वेशन 1 प्लस
2 इंटू इक्वेशन 2। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के अंदर सब मिला जुला के हमारे पास बीटा की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। सॉल्व करके आप देखिएगा। इसी तरह से अगर यहाँ बीटा की वैल्यू हमको मिल गई तो यहाँ गामा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, गामा इक्वल टू बीटा माइनस 7/2, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 जिसमें आपकी इच्छा हो, बीटा और गामा की वैल्यू रख दो तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गया -3/2, बीटा का वैल्यू सॉल्व करने पर बच्चों 1 आ गया और गामा का वैल्यू सॉल्व करने पर -5/2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन आपके ऊपर है, जैसे भी सॉल्व करो। इसका आंसर क्या हो गया, अल्फा की जगह -3/2, बीटा की जगह 1 और यहाँ गामा की जगह बच्चों हमारे पास आ गया -5/2। यहाँ मैचिंग ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। ओके, अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है यहाँ के लिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स। यहाँ पर बच्चों 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमको दे रखे हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये वाले एक्सप्रेशन से दिया है, सी का यहाँ और डी का ऐसा कुछ है। हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। तो सोच ये होनी चाहिए कि अगर इन हाउ कैसे भी करके हम वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी को पता कर ले, अगर दो वेक्टर हमें आई जे के फॉर्मेट में पता हो गए तो उनके बीच का एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो पहले तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी होगा क्या। अगर बच्चों हमें वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी का मतलब हो जाएगा एक ऐसा वेक्टर जिसका फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ये है। तो इसको निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग करेंगे वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करिएगा। बच्चों इस तरह से दोनों के पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब दिस माइनस दिस करने से ये वाला एक्सप्रेशन मिला। सिमिलरली पोजीशन यहाँ के अंदर बच्चों सी डी को हमें पता करना, वेक्टर सी डी, तो वेक्टर सी डी इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। यहाँ पर सी और डी का पोजीशन वेक्टर मेंशन है बच्चों, सॉल्व करके निकालोगे ऐसा कुछ आएगा। फिर यहाँ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, सीधे सीधे देखिए इस वेक्टर का जस्ट ये डबल है। यहाँ पर इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर इस वेक्टर का x कंपोनेंट ले तो 1 हो गया, CD वेक्टर का x कंपोनेंट ले बेटा तो कितना हो गया 2, यानी AB का x कंपोनेंट अपॉन CD का x कंपोनेंट 1/2। इसी तरह AB का y कंपोनेंट और CD वेक्टर का y कंपोनेंट 2/4 यानी 1/2। इसी तरह दोनों के z कंपोनेंट का रेशियो भी 1/2 आया। मैंने बताया है कि अगर ax अपॉन bx, y अपॉन by, az अपॉन bz ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है तो ऐसे दो वेक्टर या तो पैरेलल होते हैं या तो एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब बच्चों ये सब कुछ बराबर भी आ रहा रेशियो और 0 से ज्यादा है, ऐसे केस में पक्का है दोनों पैरेलल होंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल बच्चों हमसे कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ के अंदर बच्चों टोटल मिला के 3 वेक्टर दिए हैं। मैंने पहले वेक्टर का नाम रख लिया अपने हिसाब से, मान लिया वेक्टर ये है। दूसरा वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है उसको मैंने मान लिया वेक्टर बी, और थर्ड वेक्टर जो यहाँ के अंदर दिया है उसको मैंने मान लिया वेक्टर सी। उसने कहा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये अलोंग दी माफ करेगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये विथ यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ बी प्लस सी। बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सवाल के हिसाब से कितना आना है 1। ओके बच्चों यहाँ बी प्लस सी अगर करेंगे तो देखिए मैंने करके रखा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, फिर हो जाएगा 6 इंटू जे कैप, फिर हो जाएगा यहाँ के अंदर बच्चों ये कुछ यहाँ गलत लिखा हुआ, सही कर लीजिए। यहाँ के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ के कैप। ओके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, वेक्टर ये के जगह पर जो भी है रख दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी प्लस सी के जगह जो है मैंने रख दिया डिवाइडेड बाय सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू 1 है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू 1 है। जब इसको हमने सॉल्व किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, इसके i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई यहाँ के i के कोएफिशिएंट से, j का कोएफिशिएंट यहाँ के j के कोएफिशिएंट से, यहाँ पर k का कोएफिशिएंट यहाँ वाले k के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ। चलो यहाँ के अंदर बेटा ऐसा कुछ आ गया, इक्वल टू दिस इंटू 1, मतलब दिस। यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू दिस मच। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ गया 1। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ के अंदर 1 आ गई तो ये बात पक्का है, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आएगा ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ के लिए ये बेटा हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। चलते चलते हम लोग पहुंचे अगले क्वेश्चन पे बच्चों। यहाँ पे देखें कह क्या रहा है, सवाल हमारा हमसे ये कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर r1। बहुत अच्छी बात है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बी द रिजल्टेंट बिकम्स r2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ के अंदर जो सवाल ने कहा है हमसे, जरा ध्यान से समझो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मेंशन ना हो तो रिजल्टेंट का मतलब होता है सम का रिजल्टेंट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर r1 है। जब वेक्टर बी को रिवर्स कर दिया, मतलब ऐसे अगर था तो ऐसे कर दिया, तो वेक्टर बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब दो वेक्टर के डिफरेंस का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया r2। अगर हम सॉल्व करके बेटा r1 का मैग्नीट्यूड निकालें तो कुछ ऐसा आएगा, r2 का मैग्नीट्यूड निकालें कुछ ऐसा आएगा, दोनों साइड का इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, ये कुछ आएगा, यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। फिर हमें ये करना है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। जब r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये वाले दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ के अंदर आ जाएगा 4ab cos थीटा। अब ये भी cos थीटा जैसा कि ऑप्शन में दिया है, ये भी cos थीटा को कंप्रेस करके इसको आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी। इसका मतलब ये हो गया कि इतने के स्थान पर मैंने लिख दिया ए डॉट बी, और इस तरह से करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन 4। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 5। यहाँ के अंदर कहा गया है कि कहा क्या गया है, कह लीजिए 4 यहाँ कॉलम फर्स्ट में 4 बातें बताई गई हैं और कॉलम सेकंड को यहां से मैच कराना है। देखो बेटा होगा क्या, उन्होंने हमको कह लीजिए ये दिया है कॉलम फर्स्ट में, पहले तो वेक्टर ए को लिखा x इंटू आई कैप माइनस 4 इंटू जे कैप, वेक्टर बी को 6i कैप प्लस 2 इंटू जे कैप। मैचिंग कराना है x की वैल्यू के लिए, यहाँ कुछ पता करना है। अगर ये इज परपेंडिकुलर बी के है तो x की वैल्यू क्या होगी, मैच कराना है राइट हैंड साइड वाले कॉलम से। यहाँ पर अगर ये इज एंटी पैरेलल टू बी है तो क्या होगा, तो चलिए जरा देखते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसा कि पहले में बोला गया है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब हुआ कि x इंटू 6 यानी 6x माइनस यहाँ के अंदर 4 इंटू 2 यानी माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया बेटा तो x की वैल्यू क्या हो गया 4/3। x की वैल्यू 4/3 देखते ही हमें समझ में आ गया कि इसका मैचिंग r से होने वाला है। r से होने वाला मतलब दो ऑप्शन यहाँ हमें दिख रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं। अब हम यहां जाते हैं बी में, कहा गया ये इज एंटी पैरेलल टू बी। पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर हैं तो x अपान बी एक्स, वाई अपान बी वाई, एजेड अपान बी जेड वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। अब देखो यहाँ के अंदर बच्चों ax का मतलब x हो गया और bx का मतलब 6 हो गया, x/6। ये y का मतलब -4, by का मतलब 2, यहाँ के अंदर -4/2 यानी -2/1। यहाँ से सॉल्व किया बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर -12 आ गया। तो इसका मतलब जो b की मैचिंग हुई -12 यानी p से हुआ। इन दोनों जगहों पर कोइंसिडेंटली p ही दिया है, इन दोनों जगहों पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ के अंदर बच्चों अगले सवाल पे, अगले कॉलम में हम आगे बढ़े, अगले रो में आगे बढ़े।
कहा गया ये प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ये माइनस बी, तो ये प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ये माइनस बी। बच्चों ये प्लस बी निकालोगे क्या आएगा, x प्लस 6 एंड माइनस 2 इंटू जे कैप। इसी तरह ये माइनस बी निकालने पर ऐसा कुछ आया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कह रहा है तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का जीरो लाना है। जीरो लाने के लिए जब इसको मैंने सॉल्व किया आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट से x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0। सॉल्व करते गए x की वैल्यू आ गया बेटा यहाँ के अंदर 2 स्क्वायर रूट 6। और इसका मतलब जो हमारा C है इसकी मैचिंग कहां से हो रही है बेटा, Q से। इसकी मैचिंग यहाँ के अंदर Q से हुआ तो यहां पर स्पष्ट हो गया, इसमें तो Q नहीं है तो ऑप्शन ये गया। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन 3। इसी तरह a प्लस बी पैरेलल टू a माइनस बी है, ये प्लस बी मतलब दिस वन, ये माइनस बी के पैरेलल है। पूरा सॉल्व करोगे पैरेलल की कंडीशन लगाकर दिस बाय दिस, दिस बाय दिस इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे बेटा यहाँ भी -12 ही आता है। तो यहाँ के अंदर मतलब ऑप्शन डी जो है ये भी p से ही मैचिंग करेगा। यानी यहाँ के लिए जो हमारे पास करेक्ट चॉइस सब मिला जुला के हुआ वो हो गया ऑप्शन 3। ओके, अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए आ गया है, देखें, रीड द कंटेंट केयरफुल्ली इन द कॉलम फर्स्ट and column second and select the best possible combination in the given options। ओके, हमसे कहा गया है वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी बराबर हो। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसे बराबर हो। तो जब हम ऐसे दोनों को इक्वेट करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर की, जो कि क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर b यहाँ के अंदर जीरो वेक्टर के इक्वेट आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर मींस वेक्टर बी जीरो वेक्टर आ गया, यानी वेक्टर बी का मॉडुलस क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ की जो मैचिंग हो रही है बच्चों, यहाँ की मैचिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है आर से। यानी ए की मैचिंग आर से होना है, ये बात फिक्स हो गया। और कोइंसिडेंटली एक ही ऑप्शन में ऐसा है, तो बाकी प्रॉब्लम से आप छुट्टी पा गए। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 2, ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है मैंने। बाकी चीजों को अगर चेक करना चाहें तो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के सिमिलर है तो ऐसा होने पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आता है। a क्रॉस b और a डॉट b का मॉडुलस अगर बराबर है इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। सॉल्व करने पर बेटा ये भी साइन थीटा ये भी cos थीटा इक्वल हो जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। ये क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ए डॉट बी लिख लो, वहां ए डॉट सी शायद लिखा है, यहां पर भी आपके क्वेश्चन पेपर में बच्चों यहाँ बी रहा होगा। यहाँ पर ये डॉट बी लिखो या ये डॉट सी लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों यहां से हमारे पास स्केलर मिलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, और यहां से क्या मिलेगा, वेक्टर। यहाँ क्वेश्चन पेपर में आपके वेक्टर सी रहा होगा, यहां पर हमें स्केलर मिलेगा, यहाँ वेक्टर। वेक्टर इक्वल टू स्केलर आप नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ डी की मैचिंग पी से होनी है बेटा। तो सारी चीजें यहाँ ऑप्शन 2 में मैच कर गई हैं। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 2। ओके, चलिए अगले सवाल पे देखें। यहाँ पे कह रहा है इन सीरियस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स। कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया बेटा 100 डाइन के बराबर है सीरियस सिस्टम में। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम। यहां के अंदर बच्चों मास का यूनिट किलोग्राम में लिया गया होगा, लेंथ का यूनिट मीटर में लिया गया होगा, और यहाँ एक जो सिस्टम बता रहा है उसमें टाइम का यूनिट जो जनरली हम सेकंड में लेते हैं इसमें मिनट में लिया गया है। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। मैंने आप लोगों को क्लास में करने का तरीका बताया है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एन इंटू यू के टर्म में हम दिखाते हैं। अगर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है केवल यूनिट कन्वर्जन होता है तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। मेरे प्यारे बच्चों n2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा n1 u1 अपान u2, और इस तरह से दोनों
का डायमेंशन लिखेंगे। रहा सवाल ये फोर्स की बात हो रही, एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में है तो थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ 1 1 1, यहाँ 2 2 2 डाल देते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, एम वाले टर्म को एक ब्रैकेट में, एल वाले टर्म को एक ब्रैकेट में और टी वाले टर्म को एक ब्रैकेट में। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस में था सवाल में, तो यहाँ मास को हम लोग किस में लिखेंगे, ग्राम में। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को किस में लिखना है, किलोग्राम में, यहाँ पर किलोग्राम में लिख दिया। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर में, माफ करिएगा सेंटीमीटर में क्योंकि सीजीएस था, और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर में। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस टाइम को सेकंड में और अगले सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम को मिनट में करेंगे। यहां सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो यहां पर किलोग्राम को हम लोग लिखेंगे 10⁻³ ग्राम और मीटर को लिखेंगे हम लोग 10⁻² सेंटीमीटर और मिनट को हम लोग लिखेंगे 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, यहां के अंदर बच्चों ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आप लोग देखें, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और यहां के अंदर बच्चों सेकंड सेकंड से कैंसिल। तब मिला जुला के जब इसको मैंने सॉल्व किया तो आ गया 10⁻³ 10⁻², और ये हो जाएगा 60⁻², को ऊपर ले जाएंगे 60⁻²। ये पूरा सॉल्व करने से 100 ऑलरेडी है, ठीक है बेटा, 100 ऑलरेडी है। पूरा सॉल्व करते गए और अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.6। तो जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया बेटा कितना हो गया, 3.6। 3.6 का मतलब ऑप्शन यहां के अंदर आ गया 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कहा गया है, ए गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विथ ए टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू P⁴A, D⁴B, E⁴C, वेयर P के बारे में कहा गया स्टैटिक प्रेशर है, D को बोला गया कि डेंसिटी वाटर की है, E को बोला गया एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है। हमसे कहा गया बताइए A B C की वैल्यू यहाँ क्या होगी। तो डायमेंशन के नियम से इसको हमें सॉल्व करना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या जो भी वाइब्रेशन हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मच। क्या करते थे ऐसे सवाल में, दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे, दिस इज टाइम पीरियड। डायमेंशन के लिए केवल T होगा, m⁻0 L⁻0 डाल सकते हैं। इधर प्रेशर का डायमेंशन m L⁻⁻1 T⁻2, इस टोटल की पावर ये, डेंसिटी m L⁻⁻3 इस टोटल की पावर B, एनर्जी बेटा m L2 T⁻2 इस टोटल की पावर C। बच्चों इस तरह से इसको सॉल्व किया है, m की पावर A + B + C, L की पावर जो भी आया सॉल्व करने पर, T की पावर व्हाटएवर जो भी आया, ये आपका काम है, इसको पूरा करिएगा। जब मैंने इक्वेट किया तो A + B + C m की पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बाकी -A -3B + 2C, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। अगेन -2A -3B -2C, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। T की पावर यहाँ क्या है, 1। अब बेटा एक चीज देखो, यहां पर ये जो इक्वेशन बना इसमें कुछ खास है। तीन चीजों को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर ये तीनों A B C पॉजिटिव रहे तो इनका रिजल्ट 0 नहीं आ सकता है। तो कोई कम से कम एक इसमें निगेटिव जरूर होगा, कम से कम एक या दो। सब निगेटिव या सब पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि रिजल्ट क्या आना है, 0। बच्चों केवल एक ऑप्शन ऐसा मुझे दिख रहा है जिसमें कि एक वैल्यू निगेटिव है, बाकी वैल्यू पॉजिटिव है। बाकी सब में इसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इनका सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इनमें भी इनका सम कभी भी 0 नहीं आ सकता, और इनका सम कभी 0 नहीं आ सकता। वैसे भी यहाँ 3 आएगा सम करने पर। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 5.3 इंटू माफ करिएगा 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी स्फीयर का वाई फार्मूला होगा 4/3 πr3।
अगर एरर के अप्रोक्सीमेशन वाले फार्मूले को हम एक्सपेंड करें तो यहाँ के अंदर आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी, 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, दोनों साइड में 100 से हमने कर लिया मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पर 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर की वैल्यू देखिए यहाँ चमक रहा है 0.1 और आर की वैल्यू बेटा यहाँ के लिए हमारे पास क्या है 5.3 इंटू परसेंटेज में देखना तो 100, इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है। यहाँ के लिए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया बच्चों ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए जो है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा उसमें टाइम पीरियड निकाला जा रहा है, 5 स्टेप में निकाला गया। पहले स्टेप में बेटा यहाँ के अंदर आया है 2.63 सेकेंड, अगले स्टेप में आया 2.56 सेकेंड, अगले में 2.42, अगले में यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास 2.7 और लास्ट में 2.80 सेकेंड। हमसे कहा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो सबसे पहले मुझे इस तरह के सवाल में निकालनी होंगी ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू क्या है, जो हमारे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें मीन वैल्यू क्या है उसको निकालना है। मीन वैल्यू निकालने गए सबको 5 बार जोड़ेंगे जो भी है यहाँ, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। सॉल्व करोगे इसको बच्चों, जो 5 वैल्यू ऑब्जर्व हुए थे उनका अगर एवरेज निकालेंगे तो यहाँ के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको हम मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू मान लेंगे। यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आया, लेकिन जितने हमारे ऑब्जर्वेशन है सबने देखिए डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट हैं, तो उसी रिजोल्यूशन के साथ हम अपना आंसर यहाँ देखेंगे, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट यहाँ रखेंगे, बाकी राउंड ऑफ करके 4 को मैंने हटा दिया। अब देखो एब्सोल्यूट एरर इन केस नंबर 1, जो रियल वैल्यू आया, ट्रू वैल्यू आया, मीन वैल्यू आया, माइनस पहला रिकॉर्डेड वैल्यू माइनस 0.01 आ गया, ट्रू वैल्यू जो भी आया माइनस दूसरा रिकॉर्डेड वैल्यू, दूसरे स्टेप में एब्सोल्यूट एरर आ गया इतना। इसी तरह से तीसरे स्टेप में ट्रू वैल्यू माइनस तीसरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर ऐसा कुछ आ गया। इसी तरह बच्चों मैंने लास्ट तक को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने पर हमें यहाँ कुछ इस तरह से आंसर मिला। अब क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर स्टेप वाइज मिले हैं उन सबके मैग्नीट्यूड का सम, मैंने कहा ये पॉजिटिव मिले या निगेटिव मिले पढ़ाते वक्त समझाया है। जब मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे बच्चों तो यहाँ सबकी वैल्यू हम पॉजिटिव में ही रखेंगे, जो कि मैंने यहाँ करने का प्रयास किया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 5 किया, सॉल्व करने पर लास्ट में ये आया। अब हमें अगर अप्रोक्सीमेशन यहाँ करना है तो देखिए सारे रिजोल्यूशन यहाँ डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट हैं, तो कोशिश करें उसी में लाएं। मेरे बहादुर बच्चों, इसको जब राउंड ऑफ करोगे 8 को हटाओगे तो एक इसको बढ़ा दो, 0 का क्या हो जाएगा 1.11 सेकेंड, इसका आंसर आ गया। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन 2। ओके चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें सुमित बाबू पानी दे दो। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया इन ये वर्नियर कैलिपर्स द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का है। ओके हमसे कहा गया वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड्स विद द 19 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। पानी है हाँ, हाँ एक वर्नियर स्केल के बारे में बोला गया बेटा, वर्नियर कैलिपर के बारे में। इन ये वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ बच्चों 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा। कहा गया है वर्नियर स्केल हैज 20 डिविजन्स
which coincides with the 19 divisions of the main scale, यानी वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन मेन स्केल के 19 डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, इससे हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा। When fixed judge touches to the movable judge, मतलब दोनों जज टच में हो, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट स्लाइटली राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। जब दोनों जज टच में है, मतलब कोई रीडिंग जब नहीं ली जा रही है, उस समय वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे निकल गया है, ऐसा जब होता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर का रूप कैसा होगा, हमसे पूछा गया है, when fixed jaw touches the movable jaw, zero of vernier scale lies on slightly right to the zero of the main scale and 12th division of vernier scale coincides with any division of the main scale, type of zero error and its value। तो पहली बार टाइप ऑफ जीरो एरर यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब दो ऑप्शन यहाँ हट गए तुरंत। अगला हमसे कहा गया है कि सर कितना होगा जब बिना रीडिंग लिए रीडिंग जो आ रहा हो, सपोज यहाँ कोई रीडिंग आ रहा है, इसी को जो भी रीडिंग आ रहा होगा हम क्या कहेंगे, जीरो एरर। यहाँ पे बच्चों जो भी व्हाटएवर जो भी रीडिंग यहाँ के अंदर आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे जीरो एरर, क्योंकि बिना रीडिंग लिए जो रीडिंग आता उसी को जीरो एरर कहते हैं। तो चलिए रीडिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यहां के अंदर इसको परफेक्ट मानकर फार्मूला लगा लेते हैं, तो जो भी रीडिंग की वैल्यू आएगी वही जीरो एरर के बराबर होएगी। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग जीरो के स्लाइटली इधर है, तो यहाँ के अंदर बच्चों मेन स्केल रीडिंग यहाँ जीरो मानेंगे, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ के अंदर बोला गया 12th डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के किसी एक डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, इट मींस बच्चों यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग 12 हो गए। और लीस्ट काउंट यहाँ देखें, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज लीस्ट काउंट। उसने कहा है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर बच्चों यहाँ के अंदर ऐसा है, तो ऐसे केस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के जगह पर 19/20 हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन, यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस मच मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 1/20 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का लेंथ 1 मिलीमीटर है, तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 1/20 मिलीमीटर। 1/20 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट की वैल्यू इसके जगह पर मैंने लाके रख दिया। इसको सॉल्व किया तो 12/20 हो गया बेटा, यानी 6 बाई हमारे पास 10 आ गया, 0.6 मिलीमीटर इसका आंसर हो गया। इसका मतलब जो भी आंसर आया बिना रीडिंग लिए रीडिंग आया, इसका मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो एरर, जिसका नेचर पॉजिटिव होगा और वैल्यू ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल एक दे दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में रिलेटेड कुछ बातें हैं, मैच कराना है। लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ के अंदर बच्चों लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं, इसका फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है। तो पहले की मैचिंग बेटा फर्स्ट से हो रहा है, पहले का मैचिंग फर्स्ट से, पहले का मैचिंग फर्स्ट से, ऐसे दो ऑप्शन मिले। एफपीएस एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, यहाँ के अंदर जैसे एमकेएस जैसे सीजीएस वैसे भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट ऑप्शन बी में है, इसका मतलब ऑप्शन 1 भी कट गया, सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। ओके ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 13। उसने कहा है टू नंबर्स ए इक्वल टू 0.92 बी इक्वल टू 0.08 are given, the number of significant figures present in the result after the following operation, a plus b, a minus b, a into b, a by b। जब बच्चों दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा इतना कुछ आएगा 1.00,
जब प्लस या माइनस करते हैं तो रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें मैनेज करना है, या यूं कह लीजिए डेसिमल प्लस हमें मिनिमम वाला मैनेज करना है। हम पहले नंबर में देखें 0.92, डेसिमल के बाद दो प्लेसेज हैं, यानी दो प्लेस पे डेसिमल है, इसमें भी दो प्लेस पे डेसिमल है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें भी दो प्लेस पे डेसिमल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात आया है। यहाँ के लिए मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या, मिनिमम कहें तो भी दो डेसिमल प्लेस है, मैक्सिमम कहें तो भी दो डेसिमल प्लेस है, दोनों में कॉमन बातें हैं। तो यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट जो इसका आंसर होगा डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से वो होगा 1.00, जिसमें कि तीन सिग्निफिकेंट फिगर टोटल है 1 2 3। ये माइनस दिस करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आएगा। अब डेसिमल के बाद दो प्लस, डेसिमल के बाद दो प्लस, डेसिमल के बाद दो प्लस, मतलब हमारा रिजल्ट सही है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए, दो आ गए। यहां पर अब देखें दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं ए इंटू बी, तो इसके अंदर देखें सिग्निफिकेंट फिगर दो है, इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो है नहीं, यहाँ के अंदर 8 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए पार्टिसिपेंट नंबर के अनुसार। तो यहाँ के अंदर एक है, यहाँ दो, रिजल्ट में कितना आना चाहिए, एक। ठीक है, इसमें भी जब डिवीजन करेंगे तो देखिए यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ एक, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद या पहले की बात नहीं होती है। तो यहाँ टोटल दो है, यहाँ टोटल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बच्चों जब इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ हमें कुछ मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो कि 1 है आना चाहिए। तो यहाँ के लिए हमारे पास बच्चों इसमें भी 1 आना चाहिए, इसमें भी 1। तो आंसर क्या हो गया, 3 2 1 1, 3 2 1 1, यानी ऑप्शन 3 यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। कहा रहा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको जहां पढ़ाया शुरुआत में ही पॉइंट लिखाया है कि वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। अगर उसको एलोब्रेट करें तो दो स्केल कौन कौन से हैं बेटा, एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। तो इसके लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है दी सर्कुलर स्केल ऑफ ये माइक्रोमीटर हैज 200 डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे जो घूम करके होता टोटल 200 डिवीजन बोल रहा है, अच्छी बात। एंड पिच यहाँ के अंदर 2 मिलीमीटर के बराबर दिया है। कहा गया फाइंड दी मेजर्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ ये थिन शीट। थिन शीट के थिकनेस का जो मेजर्ड वैल्यू होगा इसके द्वारा कितना होगा। ये जो डायग्राम दिया है उन्होंने पहला वाला, ये उस सिचुएशन में है आपके बुक में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें पूरा डिटेल लिखा होगा, इसमें शॉर्ट में लिखा है। यहाँ के अंदर कहा गया ये जो हमारे पास है उस सिचुएशन में है जब कोई रीडिंग स्क्रू गेज से नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, और ये उस सिचुएशन में है जब रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है। तो बच्चों समझो इस बात को, अगर मैं इसको देखूं तो रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो जो भी रीडिंग बिना रिकॉर्डिंग के आ जाए उसको जीरो एरर कहते हैं। सर्कुलर स्केल का जीरो इसके रेफरेंस लाइन के नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर इसमें रहा होगा। मेरे बहादुर बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास अभी बिना रीडिंग लिए रीडिंग आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। कितना आ रहा होगा देखें जरा, यहाँ के अंदर बच्चों 0 1 2 3 4 5, यानी सर्कुलर स्केल का 5th डिवीजन यहां रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है। ये उस समय की बात है जब इससे कोई रीडिंग नहीं ली जा रही है। बच्चों यहां के अंदर जो भी रीडिंग आएगा बिना रीडिंग लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि सर्कुलर स्केल का जीरो इसके रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया है। यहां पर हमारे पास आएगा मेन स्केल रीडिंग, तो जीरो के आगे कुछ दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है, तो जीरो हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग 5 हो गया। यहां के अंदर बच्चों
इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मेरे बहादुर बच्चों, इस तरह से यहां के अंदर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 1/100 हो गया 0.05 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है जब रीडिंग ली जा रही तो रीडिंग कितना आएगा। यहां के अंदर बच्चों जब रीडिंग लिया जा रहा, रिकॉर्ड किया जा रहा, तो देखें मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां के अंदर मेन स्केल रीडिंग कितना 1 2, अब देखिए 0 1 2 3, यहां 3 आ गए। यहां के अंदर बच्चों 3 मान के चलेंगे, यूनिट इसका कुछ दिया नहीं तो मिलीमीटर में ही मान लेते हैं, प्लस 45 सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखिए ये 40वां डिवीजन है, 40 डिवीजन है, ये 41 रहा होगा यहाँ बेटा, 41 42 43 44 45, यानी यहाँ के अंदर का 45th डिवीजन इसके रेफरेंस लाइन को जाके मैच कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग बच्चों यहाँ के अंदर कितना आ गया 45, सर्कुलर स्केल रीडिंग 45 इनटू लीस्ट काउंट, जो कि यहाँ के अंदर क्या आया 2/200 माइनस जीरो एरर। जीरो एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जो भी वैल्यू मैंने रख दिया। यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा आंसर मिला 3.40 मिलीमीटर। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 is the correct choice for this particular question. Okay, now look at question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है दी लेंथ ऑफ ये रॉड, किसी रॉड का लेंथ हमको दिया है, ये जिसका नाम है 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा कोई रॉड बी है, उसका लेंथ हमको दिया है 4.19 प्लस या माइनस 0.01 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा बताइए लेंथ ऑफ बी इज लॉन्गर देन, यहाँ लॉन्गर देन बी का जो लेंथ है और रॉड ये के कंपैरिजन में कितना लॉन्गर है, मतलब लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ ये हमको निकालना है। मान लिया इसकी वैल्यू पी के बराबर है, जो नई फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंस के बराबर मिली उसको मैंने पी मान लिया। तो उसको लिखेंगे कैसे बेटा, कोई फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होगा उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा पी। ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, जो ट्रू वैल्यू इनके दिए हैं 3.25 और 4.919, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। दोनों का अंतर लेके देखो ऐसा कुछ आएगा बेटा। यहां पर मैंने ये ट्रू वैल्यू निकाल लिया। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ट्रू वैल्यू प्लस या फिर माइनस डेल्टा पी, और डेल्टा पी हमारे पास जो होगा बेटा, चाहे प्लस करना हो इन दोनों को चाहे माइनस करना हो, मैंने सिखाया है इनके अंदर जो इंडिविजुअल एरर आएंगे वो जुड़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। यहाँ के अंदर डेल्टा पी का मतलब हो गया दोनों के डिफरेंस से जो वैल्यू मिली उन दोनों में अलग अलग जो एरर हैं वो उन दोनों एरर का सम। ऐसा कुछ कर दिया, हमारा रिजल्ट बेटा ऐसा कुछ आया 0.94 प्लस माइनस 0.02। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस आ गया बच्चों ऑप्शन 3। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, यहां दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सही गलत की पहचान करनी है बच्चों। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट आर डायमेंशनली सिमिलर। बात सही है, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है, मैंने आपको लिखाया है, पढ़ाया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम आता है। ओके, सेकंड में कह रहा डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज आर टू बी आइडेंटिकल। कह डायमेंशनली सिमिलर जो क्वांटिटी होती हैं आइडेंटिकल होती हैं, उसमें कोई अंतर ही नहीं होता। नहीं सर, कहीं कहीं पॉसिबल हो जाए बात अलग है, हर समय ये पॉसिबल नहीं होगा। डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटी जैसे मान लो प्रेशर है और मान लीजिए यंग मॉडुलस है, क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेशर है, एनर्जी डेंसिटी, क्या दोनों सिमिलर हैं? दोनों के डायमेंशन तो सिमिलर हैं, लेकिन क्या दोनों चीजें सिमिलर हैं? नहीं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा करेक्ट जा रहा है। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा आ गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल बेटा यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन और रीजन, मतलब दो स्टेटमेंट है।
यहाँ पे पहला स्टेटमेंट का आवगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल, 1 मोल बोलो या 1 ग्राम के बराबर, 1 मोल को ग्राम में ले लो, 1 ग्राम मोल या 1 मोल के अंदर जो एटम की संख्या होगी ना बेटा, वो आवगाड्रो नंबर के बराबर होगी। केमिस्ट्री में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, बड़ा वेल नोन फैक्ट है। तो ये बात तो सही है, असर्शन को पास कर दिया। जब असर्शन हमारा सही है तो इसका मतलब ऑप्शन 4 यहां हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दोनों को गलत बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट का आवगाड्रो नंबर इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब बेटा अगर हम देखें तो आवगाड्रो नंबर जैसे हम ऐसे करते हैं, n बाई एन नंबर ऑफ मोल निकल के आता है, एन यहाँ आवगाड्रो नंबर है, समथिंग मोल, तो इसका जो यूनिट आता है वो क्या आता है, मोल। ठीक है, अब यहां पर अगर एन का यूनिट इस हिसाब से देखें तो ये तो एक साधारण नंबर है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आवगाड्रो नंबर इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा, एन, ये जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा एन का यूनिट, जो कि यूनिट नहीं अपान मोल, तो यहाँ एन का यूनिट क्या हो जाएगा, पर मोल, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखो तो आवगाड्रो जो हमारा नंबर है इसका यूनिट है, 7 एसआई सिस्टम में से इसका यूनिट रखा गया है, लेकिन कुछ किताबों में, कुछ क्या बहुत सारी किताबों में इसको एक नंबर मान के वो कहते हैं कि यूनिट लेस है। तो दोनों मान्यताएं हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये हो जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये डायमेंशन लेस चीज है क्योंकि ये नंबर है। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं भाई, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में या 7 फंडामेंटल यूनिट में इसका भी स्थान है, तो इसका भी डायमेंशन या यूनिट होता है। यहाँ के अंदर बच्चों इस हिसाब से अगर देखें तो यूनिट है इसका। अगर इसके हिसाब से चेक करते हैं तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। लेकिन अगर बाकी मान्यताओं के हिसाब से देखें, एन को एक नंबर माने तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने दोनों ही ऑप्शन करेक्ट कर दिए हैं। इन दोनों में से कोई भी बच्चा, जैसे अगर हम इसको माने तो ये तीसरा करेक्ट है, अगर मैं यूनिट लेस मानूं तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। देखिए ऑप्शन 1 में क्या कहा गया है, if both assertion region are correct and region is the correct explanation of assertion, तो एक्सप्लेन तो नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन तो नहीं हो रहा है। वो करा आवगाड्रो नंबर डायमेंशन माफ करेगा, आवगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम मोल है। क्यों है, क्योंकि आवगाड्रो नंबर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, नहीं एक्सप्लेन तो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन 2 लिया जा सकता है या ऑप्शन 3 लिया जा सकता है। ठीक है बेटा, मेरी मानो तो मेरी जो विद्वता है, मैं जो बताता हूं वो कहता हूं भाई 7 में अगर उसे स्थान दिया गया है तो उसका यूनिट लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होते हैं, उसका आंसर डिपेंड करता है कि आंसर देने वाली जो एक बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो क्या मान रहा है। फिलहाल यहाँ दोनों मान्यताएं हैं, तो दोनों में से कोई किया होगा, इन दोनों ऑप्शन में से नंबर मिल जाएगा बच्चे को। अगला देखें, यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई bx वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों a बाई b का डायमेंशन पता करना है। देखो ध्यान से, p का डायमेंशन p इक्वल टू दिस मच है, इसका मतलब a माइनस टी स्क्वायर है। इसका मतलब जो डायमेंशन ये का होगा वही टी स्क्वायर का होगा। इसका मतलब बच्चों डायमेंशन ऑफ ये इक्वल टू कैपिटल टी स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर मैं देखूं यहां से तो b इक्वल टू लिख सकता हूं ये माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एक्स। अब देखो इतने का जो डायमेंशन होगा बेटा, इतने हिस्से का ये डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर के सिमिलर। जो टी स्क्वायर का वही है माइनस टी स्क्वायर का, तो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर के सिमिलर आ गया। प्रेशर का डायमेंशन मैं निकालूंगा एम एल पावर -1 टी की पावर -2, और यहां पर बच्चों एक्स का डायमेंशन मैं निकालूंगा, क्या आ गया, एल। इसको सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ आएगा। ये हो गया डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ ए बाई बी निकालना हो, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी। दोनों का जो भी आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाला बच्चों, ला करके यहाँ रख देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ए का डायमेंशन अपॉन बी का डायमेंशन, यहाँ पर आ गया एम टी पावर -2, ऐसा कुछ आ गया। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, इसका मतलब करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आया वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां पे आप लोग देखें, बस मैच कराना था। फॉर टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट जीरो। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो तब होगा बेटा जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे, लेकिन उस समय क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। तो यहां पर जो फर्स्ट की ऑप्शन ऑप्शन ये नहीं कहिए, यहाँ ये की मैचिंग होगी वो बच्चों कहां से होगी जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये की मैचिंग कहां से होगा, यस से। ये की मैचिंग बेटा यहाँ यस से दो जगहों पे हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। फिर आप देखें, और टू वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट इज जीरो बट स्केलर प्रोडक्ट इज नॉट जीरो। मान लीजिए 0 डिग्री पर सोचे तो दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट है जीरो आएगा, ये भी साइन जीरो। लेकिन डॉट प्रोडक्ट ये भी साइन ये भी कॉस जीरो मैक्सिमम आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो ये जो हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट जीरो हो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ के अंदर नॉन जीरो, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तो देखते हैं यहाँ पर इसका मैचिंग बच्चों कहां से हो गया, क्यू से। इसका मैचिंग क्यू से हो गया, यहाँ तो पी दिया है तो ये तो चला गया। अब इतने से स्पष्ट है मामला, टिक कर सकते हो, बाकी आप चेक कर लो। फॉर टू वेक्टर्स बोथ दी स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आर नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों नॉन जीरो। तो अगर दोनों नॉन जीरो हैं इसका मतलब 0 डिग्री पर सोचें तो स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री पर सोचें तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और अगर 180 डिग्री पर सोचें तो हमारा जो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो हो जाएगा। दोनों नॉन जीरो हो तो बच्चों यहाँ के अंदर 0, 90, 180 के अलावा अगर कोई एंगल हो तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ सी की मैचिंग कहाँ से हो रही है बेटा, पी से। सी की मैचिंग यहाँ पर पी से हो रही है। और टू वेक्टर्स बोथ दी स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आर जीरो, ये तभी पॉसिबल है दोनों वेक्टर में से कम कोई एक जीरो हो, जीरो वेक्टर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मैचिंग हमारे पास कहां से हो गया, आर से हो गया। ए बी साइन थीटा, ए बी कास थीटा दोनों जीरो, ये तभी पॉसिबल है जब ये या बी में से कोई एक जीरो हो कम से कम, या तो दोनों जीरो हो। तो यहाँ के अंदर आप इसका मैचिंग कहां से हो गया, आर से हो गया। तो स्पष्ट रूप से बेटा ऑप्शन 4 यहाँ मैच कर रहा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ फिर से असर्शन रीजन से है। इफ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट सी के बराबर है, देन वेक्टर ए मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब अगर सॉल्व करें ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, ए बी कास थीटा वन, मान लेते हैं ए बी के बीच एंगल थीटा वन है, बी सी के बीच एंगल थीटा टू है, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू बी सी कास थीटा टू। तो यहाँ बी बी तो कैंसिल हो गया, ये कास थीटा वन इक्वल टू सी कास थीटा टू हो गया बेटा। अब ये इक्वल टू सी अगर होना है तो कास थीटा दोनों साइड से कैंसिल होनी चाहिए, और कास थीटा कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि थीटा बराबर हो। तो थीटा बराबर होगा तभी ये इक्वल टू सी होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बेटा। यहां पर अब देखें असर्शन में लिखा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, देन ये मे नॉट बी इक्वल टू सी, ये जो है सी के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात करा, नहीं भी बराबर हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां के अंदर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन्वॉल्व्स कोजाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, यस, क्योंकि कोजाइन ऑफ एंगल यहां इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये ना इन्वॉल्व होता तब तो ये इक्वल टू सी हो ही जाता हमेशा, लेकिन इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ असर्शन भी सही है, यहाँ रीजन भी सही है, और यहाँ जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन हमसे कह रहा है लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, वेक्टर b इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। कह रहा वेक्टर a प्लस b इज पैरेलल टू वेक्टर a माइनस b। अगर a प्लस b और a माइनस b पैरेलल हो तो क्या होगा बेटा, a प्लस b बनाओगे दोनों को प्लस करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। सिमिलरली a माइनस b बनाओगे तो ये वाला है।
अगर ये दोनों बराबर, माफ करिएगा, ये दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल की बात किया है, तो यहाँ पर इन दोनों के x का कोएफिशिएंट का रेशियो, इन दोनों के y के कोएफिशिएंट का रेशियो, इन दोनों के इन दोनों के बच्चों k के कोएफिशिएंट का रेशियो, i के कोएफिशिएंट का रेशियो, j के कोएफिशिएंट का रेशियो और k के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब पैरेलल होने के लिए ये वाली लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए कौन सा आ गया? ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। हमारा अगला सवाल, लास्ट मैंने ये बताया ना, हाँ, अगला सवाल यहाँ के अंदर क्वेश्चन नंबर 23। उसने हमसे कहा है which of the following mathematical representation is are not possible? L यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस है, R यहाँ रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट बेटा यहाँ के अंदर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और यहाँ E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, P फॉर यहाँ के लिए प्रेशर है। ओके, तो यहाँ देखो L बाई आर, आर सी और स्क्वायर रूट एल सी, इन तीनों की डायमेंशन बच्चों आपको मैंने बताया टाइम के सिमिलर आता है। तो एल बाई आर की डायमेंशन टाइम के सिमिलर, स्क्वायर रूट एल सी की भी डायमेंशन टाइम के सिमिलर, आर सी की डायमेंशन टाइम के सिमिलर, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर एल बाई सी की डायमेंशन टाइम के सिमिलर नहीं, कुछ और आता है। ठीक है, यहां पर ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जैसे कभी पढ़े हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के सिमिलर होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहता है कि केवल सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ इनकी डायमेंशन सेम है, चलो यहाँ ये तो किसी हद तक पॉसिबल है, यहाँ की डायमेंशन सेम है, इनके बीच माइनस साइन लगाना पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे प्लस साइन लगाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन 2। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। कहा गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज रिलेटेड टू डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यस, केवल सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही प्लस या माइनस करना पॉसिबल होता है। ये जो रूल है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही आता है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं। ओके, न्यूमेरिकल करेक्टनेस नहीं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, लीस्ट काउंट नहीं, तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया बेटा ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि j अपान एच इंटू स्क्वायर रूट जी की डायमेंशन क्या होगी। तो बेटा यहाँ के अंदर इतने की डायमेंशन मतलब j की डायमेंशन अपान एच की डायमेंशन इंटू स्क्वायर रूट जी की डायमेंशन। अब बेटा डायमेंशनली जो एंगुलर मोमेंटम, j फॉर एंगुलर मोमेंटम या h फॉर प्लैंक कांस्टेंट, जो डायमेंशन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का होगा बेटा वही डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का भी होगा। तो डायमेंशनली यहाँ ये दोनों कैंसिल होंगे, डायमेंशनली कैंसिल होंगे, न्यूमेरिकली नहीं। यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब डायमेंशन ऑफ जी यहाँ बचा 1/√g का डायमेंशन जो होगा वही इसका डायमेंशन होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ g की पावर -12। जी, कैपिटल जी का डायमेंशन मैंने लिखा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, दिस होल मच की पावर यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा -12 की पावर अंदर लेके गए। फाइनल एक्सप्रेशन बेटा हमारा ऐसा कुछ आ गया और यहाँ इसकी मैचिंग कराएं तो ऑप्शन नंबर 4 से ये मैच कर रहा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते चलते हम लोग यहाँ पहुंचे बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पर। करा e प्लस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी क्यूब प्लस गामा इंटू यस की पावर -2। ई फॉर यहाँ एनर्जी मेंशन किया गया सवाल में, टी फॉर यहाँ टाइम होगा और यस फॉर सरफेस टेंशन होगा। हमसे कहा अल्फा बीटा गामा की डायमेंशंस क्या क्या होंगी। यहाँ देखो बेटा
अगर एनर्जी में अल्फा टी स्क्वायर ऐड हुआ है तो जो अल्फा टी स्क्वायर का होगा वही एनर्जी का होगा, और जो एनर्जी का होगा वही इधर का भी होगा, वही बीटा टी क्यूब का होगा, वही गामा एस की पावर -2 का भी होगा। तो पहले मैंने इन दोनों के डायमेंशन को इक्वेट कराया, यहां से अल्फा के डायमेंशन को निकाला तो हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन अपान टी स्क्वायर का डायमेंशन, सॉल्व किया आ गए यम एल टू टी पावर -4। ओके, बीटा टी क्यूब का डायमेंशन दिस वन, ये भी एनर्जी के ही सिमिलर आएगा, एम एल टू टी पावर -2 सॉल्व किया, यहाँ टी क्यूब आया, सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आया। और बेटा गामा इंटू एस की पावर -2 का जो डायमेंशन होगा वो भी एनर्जी के ही सिमिलर आएगा। यहाँ के अंदर बेटा एस की पावर -2 की डायमेंशन यहाँ नीचे गया, फिर ऊपर ले गए एस की पावर 2 आ गया। यहाँ एनर्जी का डायमेंशन ये हो गया, और जो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है एम टी पावर -2, बेटा उसका स्क्वायर कर लिया, ओवरऑल सॉल्व किया, ये रिजल्ट बना। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट मैचिंग जो बना होगा, अल्फा का डायमेंशन बच्चों यहाँ एम एल टू टी पावर -4, बीटा का डायमेंशन हमारे पास हो गया एम एल टू टी पावर -5, और गामा का डायमेंशन हो गया एम की पावर 3 एल टू टी पावर -6। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास बना बेटा वो हो गया ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए कुछ ऐसे है, कह रहा है speed of electron in a region varies exponentially according to the equation v equal to lambda t square e to the power beta into t square, ऐसा कुछ करके है। हमसे कहा गया बताइए यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लैम्डा बाई बीटा का क्या होगा। बच्चों देखो, ये इतना जो एक्सपोनेंशियल का पावर जो रेड लाइन से घिरा हुआ है ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो इसमें राइट हैंड साइड में डायमेंशन किसके पास बचा, लैम्डा टी स्क्वायर। अब लैम्डा टी स्क्वायर का डायमेंशन यानी राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड का डायमेंशन एल टी पावर -1। लैम्डा की डायमेंशन को निकालने गए बच्चों, यहाँ के अंदर टी स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया, सॉल्व कर लिया, ऐसा कोई रिजल्ट मिला। अब आते हैं इस पावर में, पावर जो होगा वो भी डायमेंशनलेस रहेगा, बीटा टी स्क्वायर दिस इज डायमेंशनलेस थिंग। अगर ये डायमेंशनलेस चीज है तो बीटा की डायमेंशन क्या रही होगी, टी की पावर -2। अब बेटा लैम्डा बाई बीटा की डायमेंशन मतलब लैम्डा की डायमेंशन अपान बीटा की डायमेंशन, लैम्डा की डायमेंशन बच्चों इतना हो गया, बीटा की डायमेंशन मैंने निकाला बेटा, यहाँ ऐसा कुछ आ गया, ये हो जाएगा एल टी पावर -1। सॉल्व करने पर एल टी पावर -1 हमें ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया एल टी पावर -1 मीन्स ऑप्शन 1। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सिंबल्स है देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, जिस किसी इक्वेशन में टर्म प्लस माइनस साइन के द्वारा कनेक्टेड होंगे ऐसे इक्वेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, तो पहला तो नहीं हो सकता। जिस इक्वेशन में कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट आ जाए इनटू में ऐसे करके, और बेटा इसके अलावा लॉगरिथम्स का टर्म आ जाए, तो ऐसे भी इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिराइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल बेटा यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 29। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना, हाइट इतना है, ऐसा कोई क्यूबॉइड होगा तो बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। पहला जो लेंथ है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 है, दूसरे में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और अगले में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। इसका मतलब जो आंसर हमारा आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने अलाउड होंगे, मिनिमम वाला कितना 3, ये दोनों बराबर तो मिनिमम भी 3। यहाँ के अंदर अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं
तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 से कहीं ज्यादा है, इसमें 4 है, इसमें जो है 5 है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इसका करेक्ट चॉइस हो गया बेटा ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल कह रहा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दी वैल्यूज गिवन बिलो विल बी रेस्पेक्टिवली। यहां पे इसमें देखें नॉन जीरो यहीं से शुरू हो गया, शुरू हो जाए, डेसिमल भी है, सारे सिग्निफिकेंट हैं 7। यहां पर बच्चों नॉन जीरो यहां से शुरू हुआ, 10 की पावर से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर। यहां से चलते जाइए जहां तक ये हमारे पास लीडिंग जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं। यहां से शुरू हुआ 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल है इधर वाले जीरो काउंट होंगे। यहाँ के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो आंसर क्या आया 734 734। इसका मतलब करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बना बेटा ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, कहा गया 31 नंबर में सपोज न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास इज मेजर्ड एज, मास को मेजर किया जा रहा है और मेजर करने के लिए यहां पर 0.1 किलोग्राम यूज किया जा रहा है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। सेकंड को यूज किया गया 0.01 मीटर और टाइम को यूज किया गया है कैसे बेटा, यहां के अंदर यूज किया गया 0.001 सेकेंड। टाइम के लिए जो यूनिट यूज किया गया 0.001 सेकेंड। वैल्यू ऑफ 5 जूल एनर्जी इन न्यू यूनिट सिस्टम विल बी, ऐसा एक सवाल अभी बताया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से N2 निकालोगे ऐसा कुछ आएगा। रहा सवाल एनर्जी का है, mL2 T पावर -2, ऊपर नीचे दोनों साइड आएंगे, यहाँ 1 1 दिखा दिया, यहाँ 2 2 दिखा दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा। अब पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा मास है वो किसमें है, जूल, एसआई सिस्टम है, यहाँ किलोग्राम में रहा होगा। यहाँ के अंदर दूसरे सिस्टम में 0.1 किलोग्राम सवाल बोल रहा है। पहले सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर में रहा होगा क्योंकि एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम है, और दूसरे सिस्टम में यहाँ के अंदर बच्चों जो लेंथ है वो किस में रहा होगा, यहाँ के अंदर 0.01 मीटर वाले टर्म में रहा होगा, ऐसा कुछ। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम को सेकंड में लिया गया है और यहाँ दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बेटा टाइम को 0.001 सेकंड में लिया गया है। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद 0.1 को यहाँ के अंदर हम लिख सकते हैं 1/0.1, मतलब यहाँ के अंदर आ जाएगा 10। 1/0.01 मतलब यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों, ये आ गया हमारे पास 100 की पावर 2, 10 की पावर 4 आ गया। यहाँ के ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, ऊपर ले गए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 की पावर -2, 10 की पावर -6। सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ यहाँ के अंदर रिजल्ट आएगा। N2 की वैल्यू बच्चों सॉल्व करने पर 0.5, जो भी नए सिस्टम में यूनिट का नाम ले उसके बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन हमसे कह रहा है सम ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम एंड मास ऑफ प्रोटॉन इन किलोग्राम विल बी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कुछ इतना होता है, अगर इसको 9 को राउंड ऑफ करके 10 कर दे क्योंकि ये 5 से काफी ज्यादा है यहाँ के अंदर बच्चों, तो सही बात ये बनेगा इतना किलोग्राम हो जाएगा। इतना किलोग्राम होने का सेंस ये हुआ कि यहाँ जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मींस 10 की पावर है वो कितना आ गया -30। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन इतना है 1.67, लगभग 1 के इक्वेट कर दिया। ये जो 10 की पावर है यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा जो कि -27 है। दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम बेटा करेंगे -30 और -27 को जोड़ेंगे -57 आ जाएगा। करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 2। ओके, हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया सपोज ये फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज P इक्वल टू एन यू, ठीक है, वेयर n इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज इट्स यूनिट। वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बच्चों आपको बहुत वेल नोन फैक्ट है, बहुत अच्छे से पता है, n इंटू यू का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट होगा।
यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट छोटा हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ के लिए ऑप्शन वाइज अगर देखें या स्टेटमेंट वाइज देखें, पहला n इज ग्रेटर यू विल बी ग्रेटर, नहीं, गलत। n इज ग्रेटर यू विल बी स्मॉलर, बात सही है। n इज स्मॉलर यू विल बी ग्रेटर, बात सही है। n इज स्मॉलर यू विल स्मॉलर, नहीं। तो यहाँ सेकंड और थर्ड चॉइस हमारा करेक्ट होगा। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, आइए अगला सवाल देखा जाए। चलते चलते बच्चों अब हम लोग आ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है इन ये वर्नियर कैलिपर देयर आर n मेन स्केल डिवीजन पर सेंटीमीटर एंड m वर्नियर स्केल डिवीजन पर सेंटीमीटर। कहा गया लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या होगा। मेन स्केल n मेन स्केल डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n मेन स्केल डिवीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। इसी तरह से वर्नियर स्केल के 1 सेंटीमीटर में लिखा m वर्नियर स्केल डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में m वर्नियर स्केल डिवीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर m वर्नियर स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर को करस्पॉन्ड करते हैं तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1/m सेंटीमीटर को करस्पॉन्ड करेगा। लीस्ट काउंट मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा यहाँ के अंदर हो गया 1/n माइनस 1/m सेंटीमीटर, ऐसा कुछ यहाँ के अंदर रिजल्ट आ गया। आइए हमारा अगला सवाल हमसे कहा गया है व्हेन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड 5 टाइम्स, सर्कुलर स्केल को 5 बार जब रोटेट करते हैं, इट मूव्स 3 मिलीमीटर ऑन दी मेन स्केल। यहाँ के अंदर मेन स्केल के ऊपर 3 मिलीमीटर ये चलता है। इफ देयर आर 50 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के ऊपर कर अगर 50 डिवीजन लिए जाएं तो लीस्ट काउंट उस स्क्रू गेज का क्या होगा। तो पहली बात, जब 5 साइकिल इसको घुमाते हैं, 5 टर्न घुमाते हैं तो 3 मिलीमीटर चलता है, तो एक टर्न में कितना चला होगा 3/5, इसी को क्या बोलेंगे पिच। पिच कितना आ गया बेटा 0.6 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी 0.6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 50। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 1.2 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, यहाँ आ जाएगा 0.012 मिलीमीटर। इसके लिए करेक्ट चॉइस हमारा आ गया ऑप्शन 3। ओके, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे है बच्चों, सपोज ये फिजिकल क्वांटिटी P डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज एज P इक्वल टू स्क्वायर रूट A इंटू B टू द पावर 3 इंटू C टू द पावर 3/2। ओके, हमसे करा इफ percentage error in the measurement of A, B, C are 2%, 2%, 3% respectively, then the percentage error in the measurement of P। बहुत अच्छा सीधा सीधा सवाल है। डेल्टा P बाई P 100 से चलो मल्टीप्लाई भी कर लिया, इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट A का मतलब A की पावर हाफ, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई A इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करते चलिए, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई B इंटू 100, 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा C बाई C इंटू 100। मेरे प्यारे बच्चों, इतने पार्ट की वैल्यू सवाल में आपको दे रखा है, इतने हिस्से का वैल्यू सवाल में आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट भी C में परसेंटेज एरर सवाल में आपको दे रखा है। इसको 2% दिया उन्होंने, इसको भी 2 दिया है और इसको 3% के बराबर दिया है। सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट आ गया 11.5%। ओके, तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया बच्चों ऑप्शन 4। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, वेक्टर r1 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर r2 इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर करा वेक्टर r1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर r2 का मैग्नीट्यूड। r1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर के r2 के मैग्नीट्यूड के 2 गुने के बराबर है। तो करा बताइए ए और बी के बीच में एंगल क्या रहा होगा। ये चीज हमको दिया है, r1 का मतलब वेक्टर ए प्लस बी, r2 का मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, कुछ ऐसा आएगा, हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, कुछ ऐसा आएगा। सब मिला जुला के थीटा हमें निकालना है।
और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ए का मैग्नीट्यूड ये है तो बी का बी है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। मैंने मान लिया एक्स। अब देखो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट तो हट ही जाएगा। ए की जगह एक्स और बी के जगह भी एक्स रख लेंगे। 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, ए और बी की जगह एक्स रख लिया। फिर पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने से cos थीटा निकाला बेटा, तो cos थीटा की वैल्यू आ गया 3/5। यहाँ पर बच्चों cos थीटा की वैल्यू 3/5 अगर आ गया, मतलब ये होगा, अगर ये वाला ट्राइंगल आपको याद हो, अगर बच्चों यहाँ के अंदर हम ले लें सपोज करिए 53 डिग्री और यहाँ ले लें 37 डिग्री। 53 के सामने का आर्म 4, 37 के सामने का आर्म 3 और 5, तो cos समथिंग की वैल्यू अगर 3/5 आ रहा हो तो समथिंग क्या होगा, 53 डिग्री। इसके लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया बच्चों ऑप्शन 2। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल कह रहा वेक्टर p एंड वेक्टर q आर टू वेक्टर सेटिस्फाइज द रिलेशन p डॉट q माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ p क्रॉस q प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम एंड एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री। वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पूछा है। ये इक्वेशन बच्चों हमको गिवन है और ये भी कहा गया है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अगर p का मैग्नीट्यूड x है तो q का मैग्नीट्यूड भी x ही होगा। यहां से ओपन किया PQ, पास दोनों के बीच में एंगल 37 दिया है। 5 टाइम्स ऑफ PQ साइन 37 हो जाएगा, PQ साइन थीटा के हिसाब से, प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर P का मैग्नीट्यूड x है तो Q का भी x है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू cos 37 की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर 4/5। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x इंटू एक्स, 5x का स्क्वायर, साइन 37 की वैल्यू 3/5 प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ये पूरा मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू बेटा निकल के आ गया माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -50/11। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा बना ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है गिवन दैट वेक्टर a इक्वल टू दिस, वेक्टर b इक्वल टू दिस। हमसे कहा रहा फाइंड आउट अनदर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज b, जिसका मैग्नीट्यूड b के सिमिलर हो एंड डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो हमें एक ऐसे वेक्टर की तलाश है जिसका मैग्नीट्यूड बेटा b के सिमिलर हो और जिसकी डायरेक्शन a प्लस b वेक्टर के अलोंग हो। तो मैंने क्या तरीका बताया था, जितना मैग्नीट्यूड पाना वो रख दो, जिसके अलोंग डायरेक्शन दिखाना हो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेके उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। हमें इसके अलोंग दिखाना है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पूरा प्रोसेस फॉलो किया। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाला, स्क्वायर रूट के अंदर 9 प्लस 25 प्लस 4, और ये प्लस b निकालेंगे बेटा, यहाँ के अंदर ऐसा कुछ आया दिस मच डिवाइडेड बाय दिस का मैग्नीट्यूड। सॉल्व करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट ऐसा आया। इसकी अगर मैचिंग कराएं तो करेक्ट मैचिंग यहाँ के अंदर हो रही है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 से। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 4। ओके, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया इफ वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c आर along x, y, z एक्सेस रेस्पेक्टिवली, देन वेक्टर a क्रॉस b, यहां देखिए डॉट लिखा, वेक्टर c विल बी और उसका मॉडुलस लिखा है। देखो बेटा अगर वेक्टर a यहां है, वेक्टर b यहां है, तो वेक्टर c z में है। अगर मैं a क्रॉस b निकालूं तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, z एक्सिस के along होगी ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, a क्रॉस b और c, a क्रॉस b और वेक्टर c, इन दोनों के बीच एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री। दो वेक्टर 0 डिग्री पर हैं, एक वेक्टर ये पूरा और एक ये, इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 डिग्री पर लें तो क्या आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो कि होगा ab sin थीटा, a और b के बीच एंगल कितना 90, तो ab sin 90 इंटू c
बेटा यहाँ के अंदर साइन 90 की वैल्यू 1, क्या आ गया ए बी सी। यहाँ के अंदर ये क्रॉस बी डॉट सी ओवरऑल मॉडुलस निकालेंगे तो भी यहाँ के अंदर आंसर क्या आएगा ए बी सी का मॉडुलस, जो कि सिंपली ए बी सी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें बच्चों 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है पोजीशन ऑफ ये पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है लंबा सा। उसने कहा बताइए डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए यहां पे है, बी बच्चों यहां पे है, सी यहां कहीं है और डी यहां कहीं है। इन सब का हमें डायमेंशन मल्टीप्लाई करके बताना है क्या होगा। तो देखें इसमें अगर देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है डायमेंशनलेस। इसमें अगर देखें tan समथिंग या tan स्क्वायर समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशनलेस। और ये वाला हिस्सा देखें, अब देखो खैर यहां नहीं देखना है, ये देखो जो डायमेंशन यहाँ के अंदर ये का होगा क्योंकि इसमें डायमेंशन है नहीं, वही बी का होगा क्योंकि यहाँ डायमेंशन है नहीं। तो ये का डायमेंशन बी का डायमेंशन इक्वल टू सी टी स्क्वायर का डायमेंशन, क्योंकि प्लस या माइनस टर्म से जुड़े हैं, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू इन सब का जो डायमेंशन होगा वही एक्स के बराबर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पर बच्चों ये का डायमेंशन और बी का डायमेंशन हमारा एक्स के बराबर, तो ये और बी और इवन डी इनका डायमेंशन यल के बराबर हो गया क्योंकि एक्स यहाँ पोजीशन है। यहां पर बच्चों सी टी स्क्वायर का डायमेंशन एक्स के सिमिलर है जो कि यल के इक्वल होगा। यहाँ सी की डायमेंशन हो जाएगा यल टी पावर -2। तो जब सबका यहाँ कंप्रेशन करेंगे, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए का यल, बी का यल, सी का यल टी पावर -2, डी का यल, यल की पावर यहाँ 4 आ गया, टी की पावर -2। ऑप्शन 1 यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया। ओके, आइए अगला सवाल देखा जाए। हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब बेटा परपेंडिकुलर, हैविंग मैग्नीट्यूड 2, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू। यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालेंगे। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और परपेंडिकुलर है, तो पहले को मैंने x में मान लिया इंटू आई कैप कर दिया, दूसरे को मैंने y के लांग मान लिया इंटू जे कैप कर दिया, तीसरे को मैंने z के लांग मान लिया इंटू के कैप। तीनों का सम ये आ गया। मैग्नीट्यूड इसका चाहिए है, मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट के अंदर 17। ओके, अब बच्चों मूव करेंगे अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल कह रहा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए बीटा विथ बी। तो बच्चों मान लेते हैं कोई दो वेक्टर कहीं पे हों, एक हमारे पास यहां के अंदर ऐसे, दूसरा कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो मान लो ऐसे। यहां पे ये दो वेक्टर्स हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, बहुत अच्छी बात है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर मान लो ये वेक्टर हमारा ये है, सपोज ये वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बेटा ज्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा जो मैग्नीट्यूड में क्या हो ज्यादा। अगर ये का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इंक्लाइंड ये की तरफ ये ज्यादा होगा, ऐसे कुछ। मेरे बहादुर बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, अगर ये एंगल ये से अल्फा है, बी से यहाँ बीटा बना रहा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो ये ग्रेटर देन बी होगा। ये बात बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ये का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रहा होगा अगर अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू से कम रही हो, क्योंकि इधर ज्यादा झुक गया तो इधर से एंगल कम पड़ गया। तो पहला चॉइस तो करेक्ट जा रहा है, इसका मतलब बाकी गलत रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन 1। ओके बेटा, देखिए अगला सवाल हमसे कहा गया है
the numbers 2.745 and 2.735 on rounding up to three significant figures will be, ध्यान से सुनिए, 2.745 लास्ट डिजिट जिसको हमें राउंड ऑफ करना है वो 5 है, ना तो 5 से कम है ना तो 5 से ज्यादा है। तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को हम देखेंगे कि वो ऑड है या इवन है। अगर वो इवन है तो बच्चों उसको वैसे छोड़ देंगे, इसको ड्रॉप आउट कर दिया, 4 का 4 ही बना रहा। यहाँ दूसरे नंबर में लास्ट डिजिट जिसको हमें ड्रॉप आउट करना वो 5 है, इसका प्रीसीडिंग 3 है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करने जाता हूं बेटा तो यहाँ के अंदर क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट क्योंकि ऑड है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 2.74 और 2.74 इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया यहाँ के लिए ऑप्शन 4। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट बट दे आर डायमेंशनलेस। तो बच्चों ऐसे तो देखें, स्ट्रेन, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ऑल। अब इसमें दो ऐसे हैं जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन में अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो उसको यूनिटलेस भी होगा, डायमेंशनलेस भी होगा, लेकिन एक शेयरिंग स्ट्रेन होता है जिसके पास बेटा यहाँ के अंदर डायमेंशन एंगल के बराबर होता है, इनफैक्ट एंगल के सिमिलर होता, प्लेन एंगल के सिमिलर होता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जिसमें डायमेंशन होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें डायमेंशन नहीं होता, हालांकि यूनिटलेस से होता है। ठीक है बेटा। या फिर अगर लीनियर स्ट्रेन की बात करें, फिर से सुन लीजिए, लीनियर स्ट्रेन की बात करें जैसे डेल्टा एल बाई एल यूनिटलेस है। वॉल्यूमेट्रिक यानी बल्क स्ट्रेन की बात करें डेल्टा वी बाई वी यूनिटलेस है। लेकिन एक शेयरिंग स्ट्रेन होता है बेटा जो कि यूनिट में देखें तो एंगल के यूनिट के सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन वो डायमेंशन लेस होता है। वो एंगल का यूनिट जैसे प्लेन एंगल के सिमिलर आ गया तो डायमेंशन लेस होगा। तो थोड़ा सा इस पे एक कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि इसको डायमेंशन लेस माने, यूनिटलेस माने या यूनिटलेस ना माने। मेरे बहादुर बच्चों सवाल है कौन सी ऐसी है जिसके अंदर यूनिट है बट वो डायमेंशन लेस हो। तो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल आ गया, इसलिए चलिए आपके लिए यहां पर इसको बोनस कर देते हैं। यहां पर इस पे नंबर सबको प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो किया हो अटेम्प्ट ना किया हो, कोई भी अटेम्प्ट किया हो, कोई मतलब नहीं, नंबर इस पे सबको मिलेगा +4, तो सबका फिक्स हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये था सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर पेपर का बेटा, जो कि डेट आज का कितना है 18 अगस्त 2025। आज ये पेपर कंप्लीट हुआ है। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको भेज रहा हूं। आशा करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम रही होगी इसके सॉल्यूशन को लेकर के इस वीडियो सॉल्यूशन के हेल्प से काफी हद तक वो रिजॉल्व हो जाएगी। ऑल्दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोचिंग पे आके मिलिए, सवाल पूछिए, मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिए और अगले मिशन की तैयारी करते रहिए। अगला टेस्ट फिर होगा, कुछ दिनों बाद मैं अनाउंस करूंगा और आशा करते हैं आप लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। क्लास में तो मिलते ही हैं, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में किसी अदर टॉपिक के साथ या किसी टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों।